नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर और शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले आज उत्तराखंड को कई सौगात देने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। पीएम मोदी ने हल्द्वानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखने के साथ साथ 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की 23 परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन 23 परियोजनाओं में उधम सिंह नगर जिले में एम्स, ऋषिकेश उपग्रह केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखना शामिल है। पीएम मोदी को सुनने के लिए हल्द्वानी स्थित रैली ग्राउंड पूरा पैक नजर आया। हल्द्वानी को सौगात देने के साथ ही पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से, वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है, तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट बन रहा है, कल टनकपुर बागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा। रुख अगली खबर का करते हैं। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आज लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी दलों ने उनसे समय पर चुनाव कराने की मांग की है, जिसका सीधा मतलब है कि ओमिक्रॉन के बावजूद भी चुनाव अपने नियत समय पर होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौरतलब है कि इस पूरे हफ्ते चुनाव आयोग की टीम ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की थी। बैठक के बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव को आगे टालने की मंशा पर चर्चा की। आयोग ने यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी से भी मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि यूपी के सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं, वहीं कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही पार्टी घनी आबादी वाले इलाके में बूथ बनाने के खिलाफ भी है, तो वहीं रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर आयोग चिंतित है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आज हम चुनाव आयोग के प्रमुख जो बातें हैं वो बताते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से
चुनाव आयोग की तरफ से ये पूरा मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर निकलकर सामने आया। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले सूबे का सियासी तापमान हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के जिले जिले घूमकर विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ विपक्ष पर भी हमलावर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखपुर को 1305 करोड़ की 114 परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने इस दौरान गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया। अब गोरखपुर से आपको ले चलते हैं महाराजगंज, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। महाराजगंज पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने 437 करोड़ की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। गौरतलब है कि अगले साल 5 से 10 नवंबर के बीच किसी भी दिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी के हर जिले को सौगात पर सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं महाराजगंज पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, और प्रदेश सरकार को बुलडोजर चलने से पीड़ा किसको होती है? समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बहुजन समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यही तो इन माफिया और अपराधियों के सबसे बड़े सरपरस्त थे। चुनाव आ रहे हैं, सभी माफिया एक बार अपना ठौर ठिकाना इन पार्टियों में ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको तय करना है, इन माफियाओं को भारतीय जनता पार्टी ही सही ढंग का रास्ता दिखा सकती है। जब जन विश्वास यात्रा आपके यहां आई है तो 437 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार भी महाराजगंज जनपद वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये योजनाएं आपके द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप आपके जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो परिश्रम किया और स्थानीय प्रशासन ने उसको समयबद्ध ढंग से लागू किया, उसका परिणाम आपके सामने है। यूपी में अगले साल चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरे लाव लश्कर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी लगातार यूपी में जनसभा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से यूपी के अलग अलग जिलों में घूमकर सौगात बांटते हुए नजर आ रहे हैं, यह हमने आपको दिखाया। वहीं यूपी के इस सियासी समर में अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उतर चुके हैं। अमित शाह आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का हुंकार भरते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, मुरादाबाद वालों की आवाज को क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे जिन्होंने नोटों की गड्डियां दबा कर रखी है, उन तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री, आज पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं, जनता को डरने की जरूरत नहीं है। ये हाथी और साइकिल वालों ने भ्रष्टाचार से
भ्रष्टाचार की नोटों से बोरे भरने के अलावे कोई काम नहीं किया। विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं अखिलेश जी को पूछना चाहता हूं, अखिलेश बाबू, उत्तर प्रदेश की जनता आपको हिसाब मांगती है। आप बताइए, आपके शासन में कितने दंगे हुए थे? जवाब नहीं देते। मैं दे देता हूं। अखिलेश बाबू के शासन में 700 दंगे हुए थे। ये मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह का प्रदेश पूरा लहूलुहान कर रख दिया था। और आज योगी जी की सरकार बनी है। दंगा करने वालों की हिम्मत नहीं है, आंख उठाकर छोप देखने की मित्रों हिम्मत नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा में इन दिनों जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी और शिवसेना के विधायक आमने सामने हैं, लेकिन यह शोर शराबा किसी बिल की चर्चा को लेकर नहीं हो रहा। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना विधायक सुहास कांदे ने आदित्य ठाकरे के अपमान का मुद्दा उठाया। इस दौरान सुहास कांदे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश राणे बार बार आदित्य ठाकरे का अपमान कर रहे हैं। शिवसेना विधायक सुनील शिंदे ने सदन में कहा, नीतीश राणे लगातार आदित्य के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश राणे को निलंबित किया जाए। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर आंदोलन कर रहे थे। उसी दौरान विधानसभा में आने के दौरान आदित्य को देखते ही नीतीश राणे जोर जोर से म्याऊं म्याऊं बोलने लगे। नीतीश की आवाज सुनकर कुछ बीजेपी विधायक हंसने लगे। शिवसेना का आरोप है कि नीतीश राणे ने आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए इस तरह की हरकत की। सदन में हंगामा होने के कारण 10 मिनट के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक अभियान चला रखा है। इसको लेकर वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कई बार वो अपना आपा खोते दिख रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया देखने को मिला जब समाज सुधार यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के मंच पर ही नाराज हो गए और इस बार उनकी नाराजगी मीडिया से थी। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि उनके विरोध को मीडिया वाले कवर करें। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी। किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है? महिलाओं में जागृति आ रही है और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। इसलिए जरा इन सब बातों पर ध्यान रखिए। अमूमन पुलवामा का नाम किसी आतंकी वारदात, सैन्य इनकाउंटर, इन सब के लिए लिया जाता है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब वहां भी विकास की बयार बह रही है, वहां उद्योग धंधे लग रहे हैं। इसी कड़ी में पुलवामा जिले के लसीपोरा में पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन शुरू हुआ, जिससे पूरे इलाके की बिजली की समस्या दूर होगी। पहले यहां पर अमूमन बिजली कट से लोग परेशान रहते थे। इस मौके पर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला।
देश में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 961 हो गए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामलों में आज भी वृद्धि देखी गई। पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। हरियाणा में आज ओमिक्रॉन के मामले नहीं आए, जबकि यहां पर पहले से ही 12 केस हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 252 केस आ चुके हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 263 हो गए हैं। राजस्थान में आज ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 59 हो चुकी है। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल मरीजों की तादाद 97 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 16 है। पश्चिम बंगाल में नए वेरिएंट से संक्रमित रोगियों की कुल तादाद अब 11 है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 43 हो गई है। पंजाब में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री हो गई है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया भर के 120 देशों में फैल चुका है। इसके बढ़ते मामलों की वजह से कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया में कोरोना के रिकॉर्ड 12.22 लाख मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 6,899 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में 1,29,471 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई है। वहीं अमेरिका में बीते 24 घंटे में 4,41,278 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं अमेरिका में कोरोना से 1,811 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटे में हुई है। यूरोप में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले फ्रांस में दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख कोरोना संक्रमित मिले हैं और 290 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केस कम आ रहे हैं। सोमवार तक यहां संख्या 38% घटकर 14,390 रह गई। कोरोना केस ओमिक्रॉन वेरिएंट की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही हुई थी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।